एना कहती है, क्वीन वास्तव में वहाँ इतनी अव्यवस्था थी कि मैं स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पाई। इस पर एम्परर कहता है, अपने अंतर्मन के आधार पर क्या आपको लगता है कि उसका इरादा योला को मारने का था? एना कहती है, वह। और कुछ देर के लिए साइलेंस छा जाता है और फिर थोड़ी झिझक के बाद वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि क्वीन का इरादा राजकुमारी योला को नुकसान पहुंचाना था। यद्यपि उसका रवैया आमतौर पर अच्छा नहीं होता, लेकिन उसने राजकुमारी के लिए अच्छे नए कपड़े खरीदे, उसने राजकुमारी के बाल भी खुद काटे और उसने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन दिया। इस पर एम्परर भी सोचता है। एना कहती है, मुझे लगता है शायद क्वीन को यह नहीं पता किसी को प्यार कैसे दिखाया जाए। इस पर एम्परर कहता है, अच्छा ऐसा है, लेकिन आप तो उसकी निजी नौकरानी है, क्या मैं आपकी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ? एना कहती है, काश हम राजकुमारी से ही पूछ पाते। एम्परर भी कहता है, हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। और वह जाते हुए कहता है, मैं अभी योला की जांच करने जा रहा हूँ। तभी हम कुछ मेड्स को बात करते हुए देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? क्या इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक है? दूसरी मेड्स भी कहती है, कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना? तभी एम्परर भी वहाँ आते हुए उनसे कहता है, आप सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? वह मेड्स एम्परर को ग्रीट करती हैं और कहती है, वेल क्वीन अंदर है। दूसरी मेड भी कहती है, उसने कहा कि वह राजकुमारी योला के साथ अकेले रहना चाहती है और हमें अंदर नहीं आने दे रही। यह सुनकर एम्परर डोल खोलकर अंदर आ जाता है और वह योला के साथ बैठी हुई थी एलिजा, वह योला का ध्यान रख रही थी। वह भी काफी ध्यान से उनकी ओर ही देखता है। एलिजा कह रही थी, मुझे माफ करना, मैं बहुत लापरवाह थी। उसकी आंखों में आंसू भी निकल आते हैं। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए उदास होकर कहती है, मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि पुल आपके लिए बहुत गहरा होगा। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं? एम्परर भी खामोशी से यह देख रहा था। तभी वह कफ करता है। यह आवाज़ सुनकर वह फ्लिंच हो जाती है और जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, योर मैजेस्टी। एम्परर उनके पास आता है और योला को देखकर एलिजा से पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? एलिजा बताती है, डॉक्टर ने कहा कि वह बस डरी हुई थी, थोड़े आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। तभी एम्परर उसकी ओर देखता है। यह देखकर वह घबरा जाती है, पर तभी एम्परर उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। यह देखकर उसे ऐसा लगता है कि एम्परर उसके ऊपर हाथ उठाने वाला है। इससे डरकर वह कांपते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। पर एम्परर तो उसके कपड़े को ठीक करता है। फिर वह उससे कहता है, अब मैं आपसे पूछूंगा, कृपया ईमानदारी से जवाब दें, ठीक है? यह देखकर वह कहती है, हाँ। और एम्परर उसे कहता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने राजकुमारी को डुबाने की कोशिश की। क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते थे? यह सुनकर वह कहती है, मैं। तभी वह अपने मन में सोचती है, क्या मुझे कबूल करना चाहिए? और अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो इसे स्वीकार क्यों करूं? और फिर कहती है, लेकिन मैं दुष्ट एविल सौतेली माँ हूँ। यह सब सोच सोच कर वह घबरा रही थी और कहती है, अभी इस करैक्टर में बने रहने का समय नहीं है। एम्परर की डॉटर की हत्या का प्रयास करने पर मेरा सिर कलम किया जा सकता है। फिर वह एम्परर से कहती है, नहीं, मेरा योला को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यह एक दुर्घटना थी। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? तो एम्परर उसे देखकर कहता है, मुझे लगता है हमें पूछना चाहिए कि योला क्या कहना चाहती है। और वह यह कहकर योला की ओर देखता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, यह बहुत बुरा है कि वह कभी किसी से बात नहीं करती। पर तभी अचानक योला अपनी आंखें खोल देती है और एम्परर के हाथ को जोर से पकड़ लेती है और अपना मुंह खोलकर उसके हाथ को बाइट करने लगती है। यह देखकर एम्परर हैरान हो जाता है और एलिसा घबराते हुए कहती है, योला। और योला को एम्परर से दूर करते हुए कहती है,
योला उसे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। यह आवाज़ें सुनकर मेड्स कहती है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए? नहीं, एम्परर और क्वीन दोनों ने हमें प्रवेश करने से मना किया था। और हम योला को देखते हैं, वह तभी अपने होश में आ जाती है और एम्परर के हाथ को देखती है और फिर उसे छोड़ देती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एलिजा वरी होते हुए योला से कहती है, सब ठीक है, अब सब ठीक है योला, तुम्हें अभी अभी एक बुरा सपना आया होगा। और योला उसकी गोद में दोबारा सो जाती है। एम्परर अपने हाथ को पकड़ा हुआ था, वह शायद गुस्से में था पर वह कुछ भी नहीं कहता। एलिजा भी एम्परर को देखती है पर वह योला के सिर को थपथपाते हुए उससे कहती है, सब ठीक है योला, सब ठीक है, मैं यही हूँ। तभी एम्परर कहता है, ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है। एलिजा कहती है, तो क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? पर तभी एम्परर कहता है, अब मुझे बताओ, आप इतने समय से योला के साथ दुर्व्यवहार करने का नाटक क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर वह शौक होते हुए कहती है, उसे यह पता चल गया, मैं अब क्या करूं? अगर उसे पता चल गया कि मैं असली एलिजा नहीं हूं, तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई है, मैं कुछ कैसे बनाऊं? तभी एम्परर कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा बचपन कठिन था, क्या यही कारण है? यह सुनकर वह हैरान होकर उसकी ओर देखती है। एम्परर कहता है, मैंने सुना है कि आपने भी अपनी माँ को युवावस्था में ही खो दिया था। भले ही आपके पिता आपसे प्यार करते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वह आपकी उचित देखभाल नहीं कर पाते थे। क्या आपकी सौतेली माँ आपके साथ बुरी थी? तो क्या आपने कभी यह नहीं सीखा कि बच्चे से कैसे प्यार किया जाए? वह अभी भी यह सुनकर हैरान ही हो रही थी। पर तभी वह कहती है, तो मेरे पास इस तरह की बैक स्टोरी भी थी। और वह मन ही मन खुश होते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, इससे मुझे इसे इस्तेमाल करने के कई कारण मिल गए। और वह योला को बिस्तर पर लेटाते हुए खुश होकर कहती है, जल्दी से चलो कोई अच्छा बहाना बनाते हैं। और तभी वह एम्प्रेस से कहती है, हिज मैजेस्टी आप सही है, मेरे अतीत ने मुझे सचमुच बहुत अफेक्ट किया है। और वह अपनी आंखों में फेक आंसू लाते हुए कहती है, मेरी सौतेली माँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वह बुरी थी, लेकिन वह मेरी असली मदर नहीं थी। इसे अस्पष्ट ही रखें, वैसे भी मुझे असली कहानी नहीं पता, मेरा बचपन। और फिर वह गहरी साँस लेते हुए कहती है, चलो इस बारे में बात नहीं करते, मैं यह याद नहीं करना चाहती। यह सुनकर एम्परर भी उदास हो जाता है और उसकी ओर बढ़कर उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। और वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तभी एम्परर बताता है, एना ने कहा कि आपका इरादा योला को चोट पहुँचाने का नहीं था। शायद आप नहीं जानते कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है। मुझे हमेशा से संदेह रहा है, हो सकता है कि आप वह ना हो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। और एलिजा तो एक चालाक मुस्कान के साथ सोचती है, अभी मूड बहुत अच्छा है कि मुझे इस मौके का इस्तेमाल उसके करीब आने के लिए करना चाहिए, फिर मुझे और अधिक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होगी। और वह एम्परर से कहती है, मुझे भी आपके बारे में यही लगता है, वे तुम्हें टायरेंट तानाशाह कहते हैं, लेकिन मुझे सचमुच नहीं लगता कि आप हैं। यह सुनकर एम्परर उसे गुस्से में देखता है और वह यह देखकर कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? पर तभी एम्परर उसे बिस्तर पर धकेल देता है, जिससे वह दर्द में कराहती है और एम्परर की ओर देखती है और कहती है, आप क्या कर रहे हैं? पर एम्परर काफ़ी उदास था। वह उसे कहता है, आपने लाइन क्रॉस कर ली, आपको मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। एलिजा उसे क्वेश्चन भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, इस आदमी को क्या हो गया है? क्या इसकी कई पर्सनैलिटीज़ हैं? वह अचानक इतना उदास क्यों हो गया है? और एम्परर रूम से बाहर आ जाता है। मेड्स उसे देखकर घबराने लगती है, पर वह वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये ठीक है, अगर ये चलता रहा तो। और यह कहकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और वह अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। और फिर वह कहता है, मैं अपना पर्दाफाश कर दूंगा। तभी हम नेक्स्ट सीन में एना को देखते हैं। वह थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर एलिजा से कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? एलिजा उसे कहती है, एना अंदर आ जाओ। यह सुनकर एना भी हाँ करती है। एलिजा कहती है,
मैंने एम्परर से सुना कि आपने मेरे बारे में क्या कहा। यह सुनकर एना घबराते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैंने आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। इस पर एलिजा खुश होते हुए उसे कहती है, मुझे पता है, और वह एना को धन्यवाद करती है क्योंकि आपने मेरे लिए बोला, इसलिए हिज मैजेस्टी नाराज नहीं हुए। पर एना कहती है, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है योर मैजेस्टी, मैंने बस वही बताया जो मैंने सचमुच महसूस किया है। आप बुरे इंसान नहीं हैं। तो एलिजा कहती है, मैं आमतौर पर दूरी बनाकर रखती हूँ, इसलिए मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की है। क्या अब आप मुझसे और बात करना चाहेंगे? तो एना कहती है, किस बारे में अधिक बात करें? एलिजा खुश होते हुए आंखें बंद कर कहती है, मेरे बारे में। यह समय जानकारी इकट्ठा करने का है। तभी एना कहती है, आपके बारे में बात करें, पर क्यों? इस पर एलिजा उदास होकर कहती है, मैं इसमें दूर कंट्री में अकेली आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरा अतीत भी इसके साथ ही धुंधला गया है। पर वह खुश होते हुए कहती है, इसलिए मैं दूसरों से सुनना चाहती हूँ, अपने परिवार के बारे में, अपने अतीत के बारे में। इस पर एना कहती है, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अगर आप सुनना चाहें। तभी एलिजा भी कहती है, हाँ आगे बढ़ो। और एना उसे बताने लगती है और तभी सुबह भी हो जाती है। दर्शन के अंदर हम योला को देखते हैं जो नींद से उठ चुकी थी और वह उठकर बिस्तर पर बैठ जाती है। एलिजा भी उसके पास ही सोई हुई थी और एना भी वहाँ पर ही थी और तभी वह भी उनकी ओर देखती है, पर तभी अचानक उसे खांसी आने लगती है। यह आवाज़ सुनकर एलिजा और एना उठ जाते हैं और उसकी फिक्र करते हुए कहते हैं, योला प्रिंसेस। तभी एना कहती है, राजकुमारी थोड़ा पानी पी लो। एलिजा भी उसके लिए वरी होते हुए कहती है, क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? पर तभी योला अपने सिर घुमाकर इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। यह देखकर एलिजा उस बुक को लाते हुए कहती है, क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? और वह उसे वह बुक दे देती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ जाना चाहती हो, लेकिन अभी के लिए यह संभव नहीं है। यह सुनकर तो वो पूरी तरह से उदास हो जाती है। पर तभी वह अपनी क्यूट मासूम आंखों के साथ एलिजा को देखने लगती है। इतनी चमक को देखकर वह अपने चेहरे को ढकते हुए कहती है, यह कितनी क्यूट है, यह लगभग एक क्राइम है। पर फिर वह उसे समझाती है, योला स्वीटी सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाना चाहती। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। और वह प्यार से योला के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, आप चौंक गए और पानी निगल लिया। आपको कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। पर योला निराश हो जाती है। यह देखकर वह उससे कहती है, जब आप पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे तो हम चलेंगे, ठीक है? एना उन्हें देखते हुए कहती है, तो मैं सही थी, हर मैजेस्टी वास्तव में एक क्रूअल पर्सन नहीं है। अंततः पहले की सारी कठोरता केवल एक नाटक थी। इस तरह से सोचना यह बहुत प्यारा है। तभी एलिजा कहती है, एना। यह सुनकर वह कहती है, यस माय लेडी। एलिजा उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं पहले जैसी हो जाऊंगी, समझे? एना कहती है, फिर से वैसी ही हो जाऊंगी? आपका मतलब है, क्या आप मतलबी होने का नाटक करती रहोगी? एलिजा हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हम घर से बहुत दूर हैं। अगर आप ज़्यादा दयालुता से पेश आएंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्या आप यह समझते हैं? एना असहज होते हुए कहती है, वास्तव में नहीं। और फिर जोश में मुट्ठी बनाकर कहती है, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह देखकर एलिजा स्माइल के साथ कहती है, गुड। और सोचती है, अभी तक मैंने अपना पैर जमाया नहीं है। अगर किसी को शक होने लगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी, इस तरह से मैं सुरक्षित रहूंगी। पर एना सोचती है, मैं तो बस एक मामूली नौकरानी हूँ। शाही मामले बहुत पेचीदा होते हैं, मुझे उन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्वीन को फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी एलिजा उठते हुए कहती है, सीरियसली इस परेशान करने वाले बच्चे ने मुझे पूरी रात जगाए रखा, तो मैं एक ब्यूटी नैप झपकी लेने जा रही हूँ। तभी एना हंसने लगती है। एलिजा कहती है, एना। इस पर वह कहती है, योर मैजेस्टी,
मैं बस यही सोचना बंद नहीं कर पा रही थी कि आप कैसे नाटक कर रहे हैं और मुझे माफ करें। एलिजा कहती है, हे भगवान, अब मैं भी शर्मिंदा हूँ। एना पीछे से कहती है, माफ करना, मुझे माफ करना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तभी एलिजा योला को बाय करते हुए कहती है, योला आराम करो, मैं अब जा रही हूँ। पर योला उदास हो जाती है। तभी रूम से बाहर निकलकर वहाँ खड़ी मेड से वह कहती है, तुम दोनों उस पर नजर रखो, उसे इस कमरे से बाहर मत जाने देना। वह कहती है, यस योर मैजेस्टी। और फिर वह चिल्लाते हुए कहती है, उसे और परेशान मत करने दो, समझे। मेड्स कांपते हुए कहती है, हम समझ गए। और फिर वह वहाँ से जाने लगती है और वह मेड्स आपस में बात करते हुए कहती है, बेचारी राजकुमारी। ब्लैक हेयर वाली मेड भी कहती है, कल लगभग वह डूब गई थी और आज उसे जमीन पर ही रहना पड़ रहा है। उसका अपना कमरा भी नहीं है, अभी भी नौकरानियों के कमरे में सोती है। और वह इविल एलिजा को इमेजिन करते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि कल एम्परर भी आए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्वीन का प्रभाव बहुत अधिक है। और हम योला को देखते हैं जो कफ करने लगती है और वह मेड्स कहती है, इस पर राजकुमारी योला कभी भी रानी की पकड़ से नहीं बच पाएगी। और सीन एलिजा के रूम पर आता है। एना उसके कपड़ों को ठीक कर रही थी और एलिजा ने एक नई पोशाक पहनी हुई थी। फिर वह एना से कहती है, चलो अब चले। एना भी हाँ करती है। तभी हम टैलिसन को देखते हैं और एलिजा भी उसके सामने से आ रही थी और वह अपने सामने टैलिसन को देखती है। पर टैलिसन उसे एनॉय होकर देखता है और ग्रेट करता है। पर एलिजा उसे क्रॉस कर आगे की ओर चलने लगती है। तभी टैलिसन पीछे से कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप अब कहाँ जा रहे हैं। एलिजा उसकी ओर मुड़कर उसे कहती है, मैं खरीदारी करने जा रही हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। पर तभी वह कहता है, मैंने सुना है कि राजकुमारी घायल हो गई थी, क्या यह सचमुच एक मदर के लिए मौज मस्ती के लिए बाहर जाने का समय है। एलिजा हंसकर कहती है, मदर। और वह पलटते हुए कहती है, मेरा उस बच्चे से कोई रक्त संबंध नहीं है, तो मुझे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि वह जीवित रहेगी या मर जाएगी। इस पर टैलिसन गुस्सा होते हुए कहता है, तुम। पर वह रुक जाता है। एलिजा एना से पूछती है, वह कौन है। एना उसे बताती है, वह विस्काउंट डार्सी कॉफी है जो हिज मैजेस्टी के सेक्रेटरी है। तो एलिजा कहती है, वह बहुत परेशान करने वाला है, उसे इतनी परवाह क्यों है। एना हंसते हुए कहती है, विस्काउंट कॉफी कुछ ज्यादा ही राइटियस है, कृपया इस पर ध्यान न दे। तभी एलिजा खुश होते हुए कहती है, उसे भूल जाओ, मुझे आज कुछ जरूरी काम करना है। पर तभी से टैलिसन पर आता है। वह जोर से दरवाजा खोलकर एम्परर से कहता है, योर मैजेस्टी, क्या क्वीन हद से ज्यादा आगे नहीं जा रही है। पर एम्परर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और उसे कहता है, जाने दो, कल जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। पर तभी टैलिसन चिल्लाकर कहता है, मैं कल की बात नहीं कर रहा, राजकुमारी अभी भी बिस्तर पर है और क्वीन खरीदारी करने निकली है, ये कैसे ठीक हो सकता है। तभी एम्परर कहता है, क्या आप पिछली बार की तरह उसको फॉलो करना चाहते हैं। टैलिसन यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ योर मैजेस्टी, मैं अभी क्वीन का पीछा करूंगा। यह सुनकर एम्परर उसे क्वेश्चन भरी नजरों से देखता है और अपना सिर पकड़ते हुए परेशान होकर कहता है, मैंने अभी ऐसा आदेश नहीं दिया। वेल, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि वह क्या कर रही है। टैलिसन भी कहता है, इसीलिए योर मैजेस्टी आपको उसे रोकना होगा। तो एम्परर कहता है, उसे रोकूं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। तभी टैलिसन कहता है, यह कैसे कुछ नहीं है, वह पूर्व नियोजित है, वह राजकुमारी को पिंजरे में बंद करने की योजना बना रही है। पर एम्परर कहता है, इसे भूल जाइए, बस इंतजार कीजिए और देखिए कि बेड कैसा बनता है। आप भी उत्सुक होंगे, है ना, कि डेस्क के ऊपर रखा बिस्तर कैसा दिखता है। यह सुनकर टैलिसन कुछ नहीं कहता, वह भी सिर्फ हूँ करता है और हम कुछ दिनों बाद देखते हैं। एना कहती है, हाँ, मैंने बिस्तर पहले ही राजकुमारी के कमरे में रखवा दिया है। तभी एलिजा उत्साहित होकर कहती है, आप यहाँ हैं। तभी हम कुछ लोगों को सामने की ओर देखते हैं जो सामान को शिफ्ट कर रहे थे वहाँ। तभी उनमें से ब्लैक कोट वाला पर्सन कहता है,
केयरफुल, सावधानी से इसे अंदर रखो। एलिजा उसके पास आते हुए कहती है, मिस्टर एंडरसन, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। तभी वह उसे बो करते हुए कहता है, मैडम नहीं, योर मैजेस्टी। और वह थोड़ी झिझक के साथ कहता है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप गुप्त रूप से मेरी छोटी दुकान पर आएंगे। पिछली बार मैंने सचमुच आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एलिजा हंसकर कहती है, इसीलिए मैंने अपनी पहचान उजागर नहीं की। मैं तुम्हें इस तरह घबराते हुए नहीं देखना चाहती थी। चलो मुझे नया बेड दिखाओ। एंडरसन कहता है, प्लीज़ देखिए, क्या आप सेटिस्फाई हैं? एलिजा उस बेड को देखती है जो काफ़ी ब्यूटीफुल था, पर वह उसे देखते हुए सिर्फ हम करती है। तभी एंडरसन उससे बताने लगता है, हरे रंग के लटकन बेलों की नकल करते हैं, पहाड़ के पत्थरों जैसा दिखने के लिए पैरों के तलवों में हंस के पंखों का इस्तेमाल किया गया है। एक ही समय में यह एलिगेंट और एडवेंचरस है। यह सुनकर एलिजा मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए ताली बजाकर कहती है, यह मेरी इमेजिनेशन से अलग है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यह काफ़ी पसंद है। पर वह उससे कहती है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 2 गुना भुगतान करूँगी। वह उसे बो करते हुए कहता है, धन्यवाद योर मैजेस्टी। तभी ऐना भी योला को लेकर वहाँ आ जाती है और कहती है, योर मैजेस्टी, राजकुमारी योला आ गई है। एलिजा खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया, उसे अंदर आने दो और देखो। एंडरसन भी योला की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उन्हें पहुंचते हुए कहता है, कितनी प्यारी लड़की है, ऐसी सौतेली माँ का होना कितने दुख की बात है। और वह जाते हुए योला की ओर देखकर कहता है, मैंने बिस्तर को जितना संभव हो सके उतना आरामदायक बनाया। मुझे आशा है कि बेहतर जीवन जी सकेगी। तभी एलिजा योला से कहती है, देखो यह तुम्हारा नया बिस्तर है। और योला भी उस नए बेड को देखती है। एलिजा उसके पास आते हुए उसे कहती है, योला, क्या तुम्हें अपना नया बिस्तर पसंद नहीं आया? देखो आप यहाँ चढ़ सकते हैं, यह मज़ेदार है ना? पर तभी योला भागकर उस बेड की ओर आने लगती है। यह देखकर वह चौंकते हुए कहती है, योला। पर योला उस पर चढ़ने लगती है। यह देखकर वह कहती है, योला तुम क्या कर रही हो? ऐना भी वरी होते हुए कहती है, राजकुमारी यह खतरनाक है, कृपया नीचे आ जाइए। पर योला तो उस पर चढ़कर क्रोल करने लगती है। वह कहती है, राजकुमारी। पर योला खुश होकर वहाँ ऊपर बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी स्माइल देखकर वह कहती है, वह बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। योला पर तभी वह नीचे उतरने लगती है। यह देखकर वह घबरा जाते हैं और एलिजा कहती है, केयरफुल। पर योला तो स्लाइड करते हुए उससे नीचे आने लगती है। इससे डर कर कि उसे चोट न लग जाए, वो फ्लोर में उसके नीचे लेट जाते हैं। तभी एलिजा उसकी ओर देखकर कहती है, योला इसे बंद करो। पर तभी योला जंप कर नीचे आ जाती है। पर अचानक वह कफ करने लगती है। एलिजा कहती है, देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैस मत करो, तुम्हारा शरीर अभी हील नहीं हुआ है। ऐना उसे थपथपाते हुए कहती है, प्रिंसेस। पर तभी योला क्यूट मासूम आंखें बनाकर एलिजा की ओर देखने लगती है। पर एलिजा कहती है, मुझे यह लुक देने से काम नहीं चलेगा। आप अभी भी बीमार हैं, इसलिए आप पहाड़ पर नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि आपको यह विकल्प बहुत पसंद है, तो चलो अब इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन अब से कोई खतरनाक स्टंट नहीं। टेलिसन और एम्परर भी छुपकर उन्हें ही देख रहे थे। तभी एम्परर टेलिसन से कहता है, क्या यह सचमुच अच्छा नहीं है? पर वह उस नज़ारे को देखकर कुछ भी नहीं कह पाता। पर तभी अस्वीकृति के साथ अपना चेहरा फेरते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह राजकुमारी की शिक्षा के लिए अच्छा है। किस तरह की महिला ऐसे अजीब फर्नीचर का उपयोग करती है? पर एम्परर कहता है, ओह वेल, वह अभी भी जवान है, उसे खुश रहने दो।
और वह वहां से जाने लगता है। टेलिसन एम्परर के पीछे आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, और एलिजा सोचते हुए कहती है, अगला फर्नीचर कैसा होना चाहिए, और यहाँ वहाँ फिरते हुए कहती है, उसे नए पर्दे, एक अच्छी अलमारी और एक टॉय चेस्ट की ज़रूरत है। ओह राइट, खिलौने। उसके पास अभी तक कोई अच्छा खिलौना नहीं है। और वह योला की ओर देखती है। एना योला से कह रही थी, राजकुमारी धीरे चलो, हो सकता है कि आप अपनी पोशाक पर ठोकर खाएं। एलिजा सोचती है, हालांकि पहले तो बहुत शांत लग रही थी, लेकिन अब वो वाकई बहुत शरारती हो गई है। शायद उसे गेंद, बॉल जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हो। तभी एना उसे कहती है, राजकुमारी, योर मैजेस्टी, क्या इतना ऊंचा बिस्तर सचमुच एक बच्चे के लिए उपयुक्त है? अगर वह गिर जाए तो क्या होगा? एलिजा कहती है, इसलिए तो मैंने इतनी सारी रेलिंग्स बनाई थी। उसने तो उन्हें लगाया भी नहीं था। जो भी हो, बस मेरे लिए कुछ क्वेश्चन तकिए ले आओ। एना कहती है, क्वेश्चन? तभी सीन एम्परर पर आता है। वह बैठा हुआ था, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, और जब वह उठकर उस चेयर की ओर देखता है तो वो कहता है, मुझे याद है कि वहाँ एक गद्दी हुआ करती थी, और वह सोफे में जाकर बैठ जाता है। पर तभी वह कहता है, हाँ, और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ भी क्वेश्चन नहीं था। टेलिसन भी वहाँ आते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, किसी ने मेरे विश्राम कक्ष से तकिए चुरा लिए। एम्परर का भी वही हाल था, और फिर टेलिसन कुछ भी नहीं कहता। तभी सीन योला पर आता है। योला उन्हें चुपचाप देख रही थी कि वह क्या कर रहे हैं। तभी एलिजा कहती है, अभी पर्याप्त नहीं है। एना भी कहती है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने वह सारे तकिए फ्लोर पर लगा दिए थे। तभी एना कहती है, मैंने पहले ही सभी कुशन और तकिए इकट्ठा कर लिए हैं जो मुझे मिल सके। यदि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है तो हमें कुछ खरीदना होगा। इस क्षेत्र में बच्चों के लिए कोई क्रॉलिंग मैट्स, रेंगने वाली चटाई नहीं है, जो वास्तव में परेशानी की बात है। एलिजा एना से कहती है, सभी कुशनों की आवश्यकता नहीं हो सकती। एना कहती है, तो हमें क्या उपयोग करना चाहिए? एलिजा कहती है, आइए इसे थोड़ा और अधिक आउटडोर्सी बनाएं, योला की केव बेड के साथ। तभी हम कुछ मेड्स को सूखी घास के साथ देखते हैं। टेलिसन उन्हें देखते हुए कहता है, वे क्या कर रहे हैं? मेड्स के हाथ में सूखी घास थी। वह सब योला के कमरे में जा रही थी। एलिजा कहती है, ठीक है, जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है वहाँ यह क्वेश्चन बिछा दो, हर कोने में स्टफ रखें। और वह योला की तरफ देखकर हंसकर कहती है, आप केवल अस्तबल जैसी जगह पर सोने के हकदार हैं। एम्परर और टेलिसन भी वहां आकर वह सब देखते हैं, पर एम्परर के चेहरे में स्माइल थी। तभी टेलिसन कहता है, योर मैजेस्टी, क्या हमें इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए? एम्परर कहता है, भविष्य में मुझे ऐसी उबाऊ चीज़ों से परेशान मत करना। पर टेलिसन कहता है, योर मैजेस्टी, आप स्वयं आए थे। तभी एलिजा मेड से कहती है, ठीक है, तुम सब बाहर जाओ। ब्लैक हेयर वाली मेड दूसरी मेड से कहती है, क्वीन ने वास्तव में राजकुमारी के कमरे को अस्तबल में बदल दिया। यह थोड़ा ज्यादा है। राजकुमारी के लिए उसने जो बिस्तर लगाया है उसे देखो, मैंने ऐसा बिस्तर कभी नहीं देखा। और वह मेड्स वहां से जाने लगती है और कहती है, योला प्रिंसेस वास्तव में दयनीय है। दूसरी मेड भी कहती है, ऐसी सौतेली माँ होना। पर तभी सीन एलिजा पर आता है और वह बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है, ठीक है योला, अब पूरा कमरा तुम्हारा है। योला जल्दी से उस पर कंफर्ट होकर लेट जाती है और योला लौटपट रोलिंग करने लगती है। एलिजा एना से कहती है, बच्चों को वास्तव में कीचड़ और पानी सबसे अधिक पसंद है, और खुश होते हुए कहती है, उन्हें नेचुरल चीज़ें देना खिलौनों से बेहतर है। एना कहती है, योर मैजेस्टी, आप बच्चों को अच्छी तरह समझते हैं। एलिजा कहती है, हाँ, क्योंकि पहले मैं हमेशा कई बच्चों के साथ रहती थी। मैं एक किंडरगार्टन टीचर थी। एना कहती है, पहले? आपका मतलब है पहले? पर तभी उसे एहसास होता है उसने अभी अभी क्या बोला।
तभी एना कहती है, आप तो घर पर अकेले बच्चे हैं, है ना? यह सुनकर वह घबराते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। मैं हमेशा बच्चों के एक समूह के साथ खेलने की कल्पना करती थी। एना कहती है, ओहो, तो फिर यही बात है। एलिजा कहती है, मैं लगभग फिसल गई थी। मैं हाल ही में थोड़ा ज्यादा आराम कर रही हूँ। और वह सोचती है, आखिरकार वे दिन जब मैं लीली थी, पर मैं हमेशा के लिए चली गई। पर तब योला उसे खोया देखकर उसके कपड़े को पकड़ती है। यह देखकर वह उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ योला? और तभी वह उसके चेहरे पर वह सूखी ग्रास फेंक देती है। अचानक इससे चौंक कर एना कहती है, योला राजकुमारी। पर एलिजा थोड़ी देर हैरान थी और फिर वह बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है, तो आपका मतलब है कि अब आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं? योला मासूम आंखों से उसकी ओर देखती है। तभी एलिजा कहती है, ठीक है, मैं अब तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। और योला भागने लगती है। एलिजा उसका पीछा करते हुए कहती है, मैं भयंकर ड्रैगन हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। एना भी खुश होते हुए कहती है, इतना खुश? इस कमरे को बाद में साफ करने के बारे में क्या ख्याल है? तभी सीन एम्परर पर आता है। उसने एक ड्रैगन और एक प्रिंस की ड्राइंग बनाई हुई थी। वह उसे इमेजिन करते हुए कहता है, छोटा राजकुमार अकेले ही ड्रैगन को मारने जाता है, फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। लिटिल प्रिंस, मैं जानता हूँ तुम कहाँ गए थे। तभी वह इस बात को छोड़कर कहता है, शायद अधिक क्वेश्चन खरीदने होंगे।